नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती दोस्तों यहां पर आपके सामने निकल कर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती दोस्तों यहां पर निकल कर आ चुकी है, उसका फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसमें अदर स्टेट के व्यक्ति भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या फिर क्या इसमें क्वालिफिकेशन है दोस्तों, क्या इसका फिजिकल होने वाला है, क्या इसकी एग्जाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होने वाली, तो सारी जानकारी मैं दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। यूपी पुलिस में यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करें यहाँ पर आरक्षित की, मतलब कि जनरल कैटेगरी वालों की जो पदों की संख्या है वो दोस्तों 24,102 है। EWS के लिए 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वाले तो यहाँ पर दोस्तों 16,264। अनुसूचित जाति मतलब कि SC वाले 12,650 और अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST वाले 1,204। ठीक है, तो टोटल दोस्तों पद की अगर बात करें दोस्तों टोटल वैकेंसी यहाँ पर 60,244 यहाँ पर टोटल पोस्ट यूपी पुलिस ने निकाले दोस्तों। ठीक है, आवेदन की समय सारणी की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म है दोस्तों वो 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे। 16 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है दोस्तों, करेक्शन की डेट है वो 18 जनवरी तक इसमें चलने वाली है। इसमें आवेदन की जो शुल्क दोस्तों रखी गई है वो 400 रुपये सभी के लिए, मतलब कि यूपी लोकल वालों के लिए भी और अदर स्टेट वालों के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 400 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो अर्हताएँ की बात करें, अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसमें भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा या फिर यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, भारत का कोई भी नागरिक हो फॉर्म भर सकता है। दोस्तों इसमें शैक्षणिक अर्हता की बात करें, अगर क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। मतलब कि वो भारत का किसी भी स्टेट का दोस्तों 10वीं और 12वीं किसी भी स्टेट से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सुलभ होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों 10वीं रनिंग वाला हो या फिर 12वीं रनिंग वाला हो, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। मतलब कि आपका कंप्लीट होना चाहिए, 10वीं एंड 12वीं दोस्तों आपका दोनों यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। अधिमानी अर्थ है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि अगर इसके जो बताए दोस्तों यहाँ पर जो 1, 2, 3 जो बताई गई, अगर आपके 10वीं 12वीं के अलावा अगर इनके पास में अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे DOESCC सोसाइटी से कंप्यूटर O स्तर का प्रमाण पत्र हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको देगी, अगर 10वीं 12वीं के अलावा अगर आपके पास में कंप्यूटर का कोई O स्तर का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हो, या फिर यहाँ पर आपका न्यूनतम आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, या फिर आपके पास में अगर NCC सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट अगर आपके पास में तो वो भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप और देखें दोनों एज लिमिट की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 18 वर्ष कम से कम प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 की बात का नहीं होना चाहिए। मतलब कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 की बात का नहीं है, मतलब 2001 से लेके 2005 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए महिला अभ्यर्थी ने 1/7/2023 सेम डेट ऑफ बर्थ है, 18 वर्ष पूर्ण कर लियो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 1998 से के बाद से लेके और 2005 के बीच की इसमें उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर आयु सीमा में दोस्तों छूट आपको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और देखिए दोस्तों वैवाहिक परिस्थिति में अगर बात करें तो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, या फिर ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसमें ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो कैटेगरी आपकी जो दे रखी है, ठीक है, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है, तो वो एक अलग। यहाँ पर बात करें दोस्तों फिजिकल की बात करें या फिर शारीरिक स्वास्थ्यता की बात करें
तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसमें उसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना। मतलब कि आपका फिजिकली और आपका बॉडी और मेंटली दोनों आपको, यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों आपको फिट होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात करें दोस्तों लिखित परीक्षा की बात करें, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टता सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक, यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्क, यहाँ पर देखो ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर देने पर यहाँ पर 0.5 मार्क्स से दोस्तों यहाँ पर आपको काटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आप बात करें, अगर एक प्रश्न आपको सही किया तो उसका आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आपको हर एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा और आपको यहाँ पर जो नेगेटिव मार्क है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क आपको 0.5 मार्क्स यहाँ पर आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। तो 0.5 मार्क्स यहाँ पर आपको काट लिए जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा OMR बेस्ड परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एग्ज़ाम होने वाली दोस्तों वो CBT नहीं होने वाली है, ठीक है। इसमें दोस्तों एग्ज़ाम होने वाली वो है दोस्तों OMR बेस्ड यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली, ठीक है। CBT यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होने वाली, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों OMR बेस्ड आपको एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर बात करें अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है वो एक दिन में पेपर आपका खत्म हो जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है आपके अलग अलग तारीखों पर आपका पेपर कराया जाए, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के नॉर्मलाइजेशन हेतु द्वारा बोर्ड द्वारा प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। मतलब कि यहाँ पर आपका अगर एक से अधिक पाली में अगर आपकी एग्जाम होती है तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो दोस्तों अपनाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, अगर PST की बात करें या फिर DV एंड PST की बात करें, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होने वाला दोस्तों लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षाओं में शारीरिक मापक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब कि आपका सबसे पहले आपका रिटर्न दोस्तों यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, उसके बाद में आपका DV होने वाला, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होने वाला, उसके बाद में दोस्तों आपका PST होने वाला, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला, ठीक है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरे आपको दोस्तों यहाँ पर होगा PST होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर आपको होने वाला, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो फिजिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका शारीरिक मानक परीक्षण आपका होने वाला, फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला। इसमें आपका फिजिकल सबसे पहले हाइट की अगर बात करें, यहाँ पर आपका सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका 168 सेंटीमीटर जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका जनरल का आपका हो गया, OBC का आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, या फिर आपका SC वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप 8 भी कर सकती है, आपका जनरल का हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका OBC का हो गया, इसके अलावा आपका दोस्तों यहाँ पर SC का हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप अदर स्टेट की बात करें तो सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपकी हाइट होने वाले वो कम से कम आपको 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें नीचे दोस्तों बात करें अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर रखी, मतलब कि सिर्फ यूपी के मूल निवासी के लिए दोस्तों यहाँ पर आप बात करें, यूपी के मूल निवासी के लिए यहाँ पर आपको 160 सेंटीमीटर आपको आपकी हाइट रखी गई यहाँ पर, ठीक है। सीना की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप है दोस्तों 79 सेंटीमीटर बिना फुला आपका होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको फुलाकर कम से कम आपको 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। उसमें दोस्तों बात करें अगर अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST कैटेगरी की अगर बात करें, ST कैटेगरी की 77 आपका बिना फुलाए आपका होना चाहिए 77, और आपको फुलाने कम से कम आपको 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हाइट है, आपका हाइट का सेंटीमीटर होगा आपका। और आपका यहाँ पे चेस्ट की बात करें, ठीक है, गर्ल्स के लिए चेस्ट नहीं होता दोस्तों, सिर्फ बॉयज़ के लिए चेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुला हुआ का अनिवार्य, जैसे मैंने आपको बता दिया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक देखेंगे आप, देखो यहाँ पर सामान्य जनरल वाले OBC और यहाँ पे
SC वाले। तो इनमें जो महिला है दोस्तों यहाँ पर वो 152 सेंटीमीटर इनकी महिला आपकी होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। यहाँ पर आप और भी देख सकते हो दोस्तों अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अदर स्टेट वाले भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति मतलब कि ST वालों के लिए यहाँ पर जो ST वालों के लिए यहाँ पर जो हाइट है दोस्तों वो 147 सेंटीमीटर रखी गई है लड़कियों के लिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर वेट की बात करें तो यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वेट है कम से कम 40 किलोग्राम यहाँ पर उनका वेट होना चाहिए, ठीक है। 40 किलोग्राम उनका वेट यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात करें PET का, दोस्तों इसमें बात करें PET की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पर PET की बात करें दोस्तों अभी लेकिन मैं आपको लड़कों के लिए दोस्तों रखी है। इसमें शारीरिक जो दक्षता है दोस्तों यहाँ पर 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको दौड़ना है, और महिलाओं के लिए दोस्तों 2.4 किलोमीटर यहाँ पर 14 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। मतलब कि आपको 4.8 किलोमीटर लड़कों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दौड़ना है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर आपको लड़कों के लिए, मतलब कि आपका ये जनरल OBC और SC वाले और अदर स्टेट वाले आप मान ले, और 25 मिनट में आपको टाइम दे रखा है, इसमें आपको इतना दौड़ना है। लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में आपको दौड़ना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बात करें चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, तो चयन सूची आपको शारीरिक दक्षता परिणाम में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा। मतलब कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तीसरा आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, ठीक है, PST होगा, उसके बाद में फोर्थ आपका दोस्तों PET होगा, और फिर आपका यहाँ पर फाइनल आपका मेरिट बनेगी, ठीक है। तो उसी दोस्तों इसमें एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब रनिंग आप जब करेंगे उसमें रनिंग में आपको कोई नंबर इसमें नहीं मिलता है आपको। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते, मतलब जो समय आपको दे रखा 25 मिनट के अंदर अगर आप दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो वो अभ्यर्थी मतलब कि वो आपके आगे के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं रहेगा, वहीं से वो दोस्तों बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, और शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपको यथासंभव जो आपको बोर्ड द्वारा यानी कि जो समय आपको दे रखा है उसी टाइम के अनुसार ही आपको दोस्तों दौड़ना है, उसके बाद ही आपको अंदर लिया जाएगा। अदरवाइज आपका इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई रहना है, आपको इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिला, सिर्फ आपको क्वालिफाई रहना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई रखते हो तो 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले अगर आपने कोई सेना में अगर आपने कोई 2 साल दे रखा हो, ठीक है, या फिर आपके पास में NCC का अगर 20 सर्टिफिकेट है, अगर इनमें से अगर आपके दोनों के सेम मार्क्स होते हैं तो अगर आपका NCC इनमें से अगर कोई रखते हैं आप NCC सर्टिफिकेट वगैरह या फिर कोई सेवा मैरिजन वगैरह या फिर कोई कंप्यूटर O स्तर का जो आपके पास में प्रमाण पत्र, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विशेष कर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर फिर भी ये सारी एलिजिबिलिटी जो अगर आपके इधर दो कैंडिडेट की अगर सेम होती तो उसमें बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एज लिमिट वाली जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको सबसे पहले यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। यदि उपयुक्त विचारों के बाद भी अगर 2 या 2 से अभ्यर्थियों के अंक एक समान हो या फिर अभ्यर्थियों की अधिकतम अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका सब कुछ दोनों में अगर सही है, आपका उम्र भी सेम है, आपका नंबर भी सेम है, आपका सब कुछ सेम है, तो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें जो नाम है उसके अंग्रेजी कैपिटल अंग्रेजी की जो वर्णमाला उसके क्रम के अनुसार आपको रखा जाएगा दोस्तों। यानी कि बहुत सख्ती से दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर बात करें अगर अनुसूचित जाति आरक्षण की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य हो गया। अनुमन्य के लिए आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। मतलब कि आपका जो आरक्षण है और जो आपका एज लिमिट के जो छूट है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा दोस्तों, अदर स्टेट वालों को छूट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करें अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पर आपका अधिकतम 5 साल की आपको छूट मिलेगी, जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति ST वालों के लिए यहाँ पर आपका 5 वर्ष का अधिकतम छूट आपको मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जिला अधिकारी अतिरिक्त जिला अधिकारी या फिर सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। और OBC वालों के लिए दोस्तों 5 वर्ष का आपको अधिकतम छूट मिलेगा। EWS वालों के लिए आपको 4 वर्ष का आपको मिलेगा। EWS को प्रमाण पत्र होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, छूट है उनको नहीं मिली वाली यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तो आपको 2% की छूट आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इनमें आपको भूतपूर्व जो सैनिक है दोस्तों उनको मिलेगा यहाँ पर, भूतपूर्व जो सैनिक है उनको 3 वर्ष का आपको छूट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है।
भूतपूर्व सैनिक की बात करें, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब भूतपूर्व जो सैनिक है दोस्तों, उनकी आयु और सेना में की गई सेवा की अवधि को उनके वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक की नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उनके भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी कोटि में योद्धक या अनाद्योधक के रूप में सेवा की हो और जो हो, जैसे अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर आपको, मैं इसका जो नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिटेल्स यहाँ पर आपको पढ़ लीजिएगा। 27 तारीख का जो दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म चालू स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इसका पूरा एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों का, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको एक हेल्पलाइन की कोई जरूरत आपको लगती है, यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे देगा, इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में भरने में अगर कोई समस्या आ रही है तो ये नंबर आपको दे देगा, तो नंबर आपको कर सकते हैं। और इसके अंतिम शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की डिजी लॉकर, यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप जो डॉक्यूमेंट आपके रखे हैं डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षणिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें, जो कि प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनके प्रति स्कैन कर अपलोड करना। ठीक है, मतलब कि आपको अपलोड यहाँ पर करना अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है। ठीक है, फोटो यहाँ पर दोस्तों बात करें फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की बात करें, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में आपको रंगीन फ़ोटो आपको देना है। 20 KB से 50 KB के बीच में आपको फ़ोटो होना चाहिए और 5 से 20 के बीच में आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि रंगीन फ़ोटो आपका नवीनतम फ़ोटो आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका 6 महीने से पुराने का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि जो ब्लैक सही है, जो ब्लैक पेन है उसी से आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना, मतलब कि साइन जो है वो ब्लैक पेन से ही यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो को जो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, काफ़ी दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।